जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 25 जनवरी। मित्रों, कल 26 जनवरी है, भारत का गणतंत्र दिवस। हमारे लिए बहुत गौरव का दिवस है। सारे देश में यह दिवस कल मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज का यह चिंतन है। कहते हैं कि जिंदगी जीना सहज नहीं है। बिना संघर्ष या कष्ट के कोई महान नहीं बन सकता। जब तक छेनी हथौड़ी की मार नहीं पड़ती तब तक पत्थर पत्थर ही रहता है, और बाद में जब मार पड़ने पर ही मूर्ति बनती है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और जिद्द आवश्यक है। खैर, तो आज हम ऐसे महापुरुषों के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए अर्पण किया। बड़े ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से सेवा की है, और किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। उच्च पदों पर रहते हुए सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसे राष्ट्र को समर्पित ये महामानव है, उनका हम आज थोड़ा चिंतन करेंगे। एक गांव था, वहाँ स्कूल था। उस स्कूल में बच्चे आते थे, दूर दूर से अड़ोस पड़ोस के गांव के बच्चे आते थे वहाँ पर पढ़ने के लिए। स्कूल शुरू हो गया था, कक्षा शुरू हो गई थी, शिक्षक क्लास पढ़ा रहे थे। उसी समय एक लड़का आता है, उसके हाथ में दो चार कुछ किताबें रहती हैं। दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। शिक्षक उसको देखता है और कहता है कि आज तुम फिर देरी से आए हो। मैं तुमको रोज़ कहता हूँ कि समय पर आया करो, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं, रोज़ लेट आते हो। आज तुम कक्षा के बाहर ही रहोगे, आज तुम्हें अंदर नहीं ले जाएगा। और ऐसा कहकर उसको बाहर कर दिया, और शिक्षक अपना पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। जब शिक्षक का पढ़ाना हो गया, वो बालक जो था, विद्यार्थी बच्चा, वो कहीं गया नहीं, वहीं बाहर वरांडे में बैठा रहा। और शिक्षक जो बच्चों को अंदर पढ़ा रहे थे वो बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जब कक्षा खत्म हुई, शिक्षक बाहर आए, उन्होंने देखा यह बालक तो यहाँ बैठा हुआ है, कुछ अभ्यास कर रहा है, लिख रहा है कॉपी में। उन्होंने उसकी कॉपी देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मैंने आज बच्चों को पढ़ाया सारा इसने कॉपी में लिखा हुआ है। उसको आश्चर्य हुआ। उसने बच्चे की तारीफ भी की और बड़े प्रेम से उसको कक्षा के अंदर ले गए और बाकी विद्यार्थियों से कहा, देखो इस बच्चे ने बाहर बैठकर कितना अभ्यास किया है, और आप लोगों से अच्छा इसने अभ्यास किया है और अपने कॉपी में लिखा है। यह लड़का आगे चलकर बहुत उन्नति करेगा, बड़ा होगा। यह लड़का 16 किलोमीटर रोज़ पैदल चलकर आता था। इसका गांव बहुत दूर था, वहाँ से रोज़ पैदल करके आता था। और आपको जानकर खुशी होगी, यह लड़का आगे बड़ा होकर भारत का राष्ट्रपति बनता है। नाम है KR नारायण। ऐसा ये महापुरुष जिन्होंने अपने ज़िंदगी में इस प्रकार से विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से अपना जीवन बिताया। इसी प्रकार एक उत्तर प्रदेश की बात है। एक गांव में कुछ मित्र आपस में रहते थे, और गंगा पार उस किनारे एक मेला भरा हुआ था। तो लड़के कहते हैं कि आज अपन मेला देखने जाएंगे। और उस मेले में यह लड़का भी जो जाता है, ये लोग अपने घर से कुछ पैसे लेते हैं खर्चे के लिए और निकल जाते हैं। गंगा पार करना पड़ता है तो नाव में बैठ के जाते हैं। नाव वाले को पैसे देना पड़ता है। वहाँ उन्होंने मेला देखा, मेला घूमा दिन भर, और शाम हुई तो वापस आने लगे। वापस जब गंगा किनारे आए तो लड़के सब नाव में बैठने लगे, बैठ गए। ये लड़का देखता है उसके खीसे में कुछ पैसे ही नहीं, सारे पैसे उसके ख़त्म हो गए थे। तो सोचता है कि अब क्या करूं। वो अपने मित्रों से कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी थोड़ा मेला में और घूम लेता हूँ। ऐसा कहकर उसने
उन बच्चों को, मित्रों को अपनों जाने दिया। यह इसलिए उसने सोचा यदि मैं इनके साथ जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये इन मित्रों को मेरे पैसे देना पड़ेंगे। इसलिए यह उनका स्वाभिमान, और वो लड़का नहीं जाता उनके साथ में। जब वो नाव काफ़ी दूर निकल जाती है और ओझल सी हो जाती है, तभी लड़का अपने कपड़े निकालता है, सिर पे बांधता है और नदी में उतर जाता है। नदी उस समय बहुत बहाव में थी। किनारे जो लोग थे, नाविक लोग, वो उसको कहते अरे तुम अभी मत जाओ, नदी बहुत बहाव में है। लेकिन वो किसी की सुनता नहीं और नदी में कूद जाता है और तैरने लगता है। तैरते हुए उस पार जाता है। गंगा का बीच का प्रवाह बहुत तेज था और यह लड़का चला जा रहा है तैरते हुए। बीच में एक नाव वाला आता है। नाव वाला उसको कहता है नाव में आके बैठ जाओ, लेकिन ये लड़का सुनता नहीं है और उसकी एक ही जिद है कि मैं तैरते हुए जाऊंगा। और वो तैरते हुए उस पार निकल गया। यानी उसका ये स्वाभिमान कि मेरे को खर्चा ये बच्चे लोग देंगे, मेरे खर्चे का खर्चा करेंगे, तो उसको ये अच्छा नहीं लगा और वह स्वयं तैरते हुए उस पार निकल गया। यह लड़का, आश्चर्य होगा, यह लड़का था लाल बहादुर शास्त्री, जो आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनता है। लाल बहादुर शास्त्री के जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, तब उनका एक कुछ किस प्रकार से उनका स्वभाव था, किस प्रकार से वो आचरण वहाँ करते थे। उनको सरकारी गाड़ी मिलती थी। सरकारी गाड़ी का उपयोग सिर्फ सरकारी काम के लिए करते थे। अपने निजी काम के लिए उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया। लेकिन एक दिन उनका लड़का सुनील यह गाड़ी लेकर घूमने निकल जाता है और बाद में जब वापस आता है तो शास्त्री जी उससे पूछते हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। लड़का कहता 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर गाड़ी चली है। शास्त्री जी ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि 25 किलोमीटर का बिल बनाओ और मैं इसका पैसा देता हूँ। उन्होंने वो पैसा अपने जेब से दिया। क्यों? क्योंकि लड़का घूमने के लिए अपने निजी काम से गया था। तो सरकारी गाड़ी का उपयोग सिर्फ सरकारी काम के लिए ही होना चाहिए, यह उनका उद्देश्य। उनके पास एक निजी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी बहुत, और वो इतनी पुरानी हो गई थी कभी कभी गाड़ी को शुरू करने में धक्का भी लगाना पड़ता था। तो उनके लड़के कहते थे शास्त्री जी से कि नई गाड़ी लीजिए। अब नई गाड़ी लेना तो पैसे होना चाहिए। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा मेरे खाते में कितने पैसे हैं, तो उसने देख के बताया 4000 रुपये हैं, और उस समय गाड़ी की कीमत थी 12000 रुपये। तो इन्होंने लोन लिया, शास्त्री जी ने सरकार से लोन लिया और लोन लेकर वह गाड़ी खरीदी और सोचा कि किस्त में मैं इसका चुकता करूँगा लोन। इस प्रकार से उन्होंने गाड़ी ली, चुकता की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि कुछ ही दिन में शास्त्री जी का देहांत हो गया। 11 जनवरी 1966 को देहांत हो गया। तो सरकार ने उनका जो लोन था शास्त्री जी का वो माफ़ कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी जो थी, उन्होंने सरकार के इस निर्णय को मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस लोन को चुकता करूंगी। यह जो हफ्ता आता है लोन का, कर्जे का, मैं उनको जो फैमिली पेंशन मिलती थी उस पेंशन से, पति के पेंशन से उन्होंने वो 4 साल तक हफ्ते चुकता किए। इस प्रकार से पत्नी भी अपने पति के साथ ही उनके आदर्शों पर चलती थी। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जब ये बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, कहते बहुत विद्वान थे। हमेशा हर सब्जेक्ट में हर बार वह प्रथम ही क्रमांक उनका आता था। लेकिन उनकी जो बंगाली भाषा थी बहुत कमज़ोर थी और उस बंगाली भाषा के पेपर में वो फेल हो जाते थे, इसलिए उनका प्रथम क्रमांक आना बंद हो जाता था। और उनके साथ के जो मित्र थे कक्षा के, वो सुभाष को चिढ़ाते थे कि अरे बड़ा देशभक्त बनता है और मातृभाषा ही तो आती नहीं, उसी में तू फेल हो जाता है। यह बात सुभाष को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दिन रात बंगाली भाषा का अभ्यास किया। सोचा कि मैं बंगाली भाषा में भी प्रथम क्रमांक आऊँगा, और बंगाली भाषा के व्याकरण का उन्होंने अभ्यास किया। इतना अभ्यास किया कि जब
वार्षिक परीक्षा हुई तब उस परीक्षा में वह प्रथम क्रमांक आए। जब रिजल्ट सुनाया गया कक्षा में तो लड़के कहने लगे, अरे ये तो बंगाली पेपर में तो फेल हो गया, ये कैसे प्रथम आ सकता है। प्रथम आए नहीं, लेकिन शिक्षक ने सुनाया रिजल्ट और कहा कि सुभाष को बंगाली पेपर में भी प्रथम क्रमांक मिला है, सबसे ज़्यादा अंक उसी को मिले हैं। इस प्रकार लड़कों को आश्चर्य जरूर हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि सुभाष सभी पेपर में प्रथम आ गया। ऐसे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उन्होंने नारा दिया देश को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार से देशभक्त जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तैयारी की और देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, इस प्रकार से देशभक्त थे सुभाष चंद्र बोस। सेना के एरोनॉटिकल इंजीनियर डॉक्टर श्रीनिवासन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये वहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और उनके मार्गदर्शन में सेना के लिए हवाई जहाज़ों का डिज़ाइनिंग होना था और इस डिज़ाइन के लिए कुछ बच्चों का, विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का उन्होंने ग्रुप बना था और उस 6-7 लड़कों का ग्रुप था। उसमें कुछ ग्रुप था, उसमें एक विवेकानंद था, महाबलेश्वर था और अब्दुल कलाम, ये खास 3 लोग थे और इन्होंने उस काम के ऊपर अपना अभ्यास शुरू किया और उनको ये काम 3 महीने के अंदर पूरा करना था। 3 महीने होने को आ रहे थे, लेकिन इनको जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी उनको नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उस रिपोर्ट तैयार करने में, प्रोजेक्ट तैयार करने में उन्हें विलम्ब हो रहा था। लेकिन डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा अब्दुल से कि यदि ये समय पर नहीं हुई रिपोर्ट तो तुम्हारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। जब अब्दुल ने सुना स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका जो अध्ययन चल रहा था वो स्कॉलरशिप के ऊपर ही चल रहा था, तो दिन रात कक्षा में बैठकर वहीं रात को 2-3 बजे तक अभ्यास करना और वहीं पर सो जाना, इस प्रकार से करके उन्होंने समय के पूर्व ही वह रिपोर्ट तैयार की और अपने शिक्षक को दी। डॉक्टर श्रीनिवासन देखकर उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा अरे तुमने तो समय के पहले ही ये रिपोर्ट तैयार कर दी। और यह उन्होंने उसी समय घोषित कर दिया था कि यह लड़का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। साइंटिस्ट तो बने ही, लेकिन भारत के राष्ट्रपति भी बने। ऐसे ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके जीवन के भी कुछ ऐसे ही प्रसंग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके पुत्री थी मणिबेन जो थी, एक दिन साड़ी जो पहनी थी उनकी साड़ी कुछ फटी हुई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो मित्र थे महावीर त्यागी, उन्होंने देखा, उन्होंने मणिबेन से कहा अरे क्या मणिबेन, तुम इतने बड़े चक्रवर्ती राजा की कन्या हो, लड़की हो, और तुम ये फटी साड़ी पहनते हो, तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। सरदार जी ने सुना, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि अरे वो गरीब बाप की लड़की है, वो कहाँ से साड़ी खरीदेगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना चश्मा उतारा और चश्मा दिखाते हुए कहा देखो मेरे ये चश्मे की डांडी टूटी हुई है, वो डांडी में डोरा बंधा हुआ था और इस प्रकार से मैं चश्मा भी नहीं बना रहा हूँ, 20 साल से मेरा ऐसा चश्मा चल रहा है। उनकी जो घड़ी थी वो भी 25-30 साल पुरानी थी, वो भी नहीं बदली गई थी। इस प्रकार से उनका सादा जीवन था। और कहते हैं कि जब उनका देहांत हुआ और उस देहांत होने के बाद जब उनके अकाउंट में देखा गया तो 236 रुपये उनके अकाउंट में बैलेंस था उनके देहांत के ऊपर। इतना सादा जीवन, सब कुछ देश के लिए, अपना कुछ भी नहीं, निस्वार्थ भावना, ऐसे ये देश के अनमोल रत्न हमारे यहाँ हैं, जिनके 4-5 अनमोल रत्न का हमने आज चिंतन किया। आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और इस मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।